हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। मैं जितेंद्र वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन वांट ऑफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following 0.10 m aqueous solution will have the lower freezing point? यहां पर हमें ग्लूकोज दिया हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है, पोटेशियम आयोडाइड दिया है और सुक्रोज दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट निकालने की बात करेंगे तो हम यहां पर ऐसे सॉल्यूट को ढूंढेंगे कि क्या वो सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट होता है या वो सिर्फ डिसॉल्व हो सकता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की टेंडेंसी है कि वो ओनली डिसॉल्व होता है, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए ग्लूकोज के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर है, यानी जो हम आई की बात करेंगे, वो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। सेकेंड कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये डिसोशिएट होगा और ये हमें एल्यूमिनियम 3+ एंड 3 सल्फेट आयन देने वाला है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन में मुझे नंबर ऑफ आयंस मिले वो मिले 5, इसलिए यहां पर जो वांट ऑफ फैक्टर है वो आपके पास आने वाला है 5। इफ वी टॉक अबाउट पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड K+ I-, यानी यहां पर I की वैल्यू आएगी 2। और अगर हम यहां पर सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज भी सिर्फ डिसॉल्व ही हो सकता है, डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होगा, इसलिए इसके लिए भी I की वैल्यू को 1 ही कंसिडर किया जाएगा। अब इन वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू से हम फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यह हमें समझना है। देखिए, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यह है कि आपके पास डेल्टा TF विल बी इक्वल टू IKF इंटू M। ये फॉर्मूला है यहां पर हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा TF जो है, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जहां पर आपको I की वैल्यू जितनी ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? उतना ज्यादा है। या हम बोल सकते हैं कि जिसके लिए I जितना ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होने वाला है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, तो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम यहां पर I की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए I की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए आंसर हमारे पास होगा B, एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्संट्रेशन का है। इन 1 मोलर सॉल्यूशन, रिमेंबर बात किसकी हो रही है यहां पर? 1 मोलर सॉल्यूशन की हो रही है, दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। देयर इज 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 500 ml of solvent, 500 gram of solvent,
या फिर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर मोलालिटी को डिफाइन किया जाए, सो मोलालिटी इज moles of solute upon weight of solvent in kg। यहां पर मतलब हुआ कि x moles of solute in 1 kg of solvent, या अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बट यहां पर हमें कहा गया है 0.5 मोल, तो इट मींस भाई 1000 ग्राम में कितने हैं? 1 मोल है। तो अगर कभी 0.5 मोल की बात की जाएगी तो वो किस में होंगे? वो होंगे 500 ग्राम में। तो आंसर हमारे पास आएगा थर्ड वन, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलालिटी की डेफिनेशन से हम यहां पर आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Now, the following solution were prepared by dissolving 10 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, हमारे पास में 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 250 ml ऑफ वाटर। तो ये हमने 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया, और यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे पास है वो P1 है। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। दूसरा वो हमें कह रहा है 10 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 10 ग्राम यूरिया हमारे पास है, जिसको अगेन हमने 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, और इसके बाद हमारे पास इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 दिया हुआ है। हमारे पास में सुक्रोज है C12H22O11, ये भी 10 ग्राम है जो 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, और इसके लिए जो प्रेशर है वो मेरे पास P3 है। अब हमें यह बताना है कि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरीके से हो सकता है। पहले अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। सपोज हमारे पास यहां पर 2 कंटेनर है या 2 चैम्बर हैं, जिनको हमने SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड या सेपरेट किया हुआ है। एक साइड में हमारे पास यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, जिसको मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकता हूं, और दूसरी तरफ हमारे पास में सॉल्यूशन है, यानी इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन to low concentration of solvent, that is concentrated solution, through SPM. So this is the osmosis. Now the pressure applied on solution side, कहां पे लगा रहे हैं हम? solution side की तरफ एक प्रेशर लगा रहे हैं। So the pressure applied on solution side to stop the flow of solvent from dilute solution to concentrated solution is known as osmotic pressure। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम यहां पे डिफाइन करेंगे बच्चा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कौन से सिंबल से दिखाते हैं? पाई से, और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ICRT। ठीक है, यहां पे I वॉन ऑफ फैक्टर है, C को हम लिख सकते हैं N/V RT।
तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के। अब अगर हम इस तीन केस को यहां पे स्टडी करते हैं तो इन तीन केस में हमारे पास में यहां पर सबसे पहले हम एन ऑफ ग्लूकोज लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 250। मोलैरिटी नहीं लिख रहे हैं हम, मोल्स लिख लेते हैं। सो 10 डिवाइडेड बाई 180। अगर मोलारिटी की बात करेंगे तो हम इंटू 1000/250 भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मोल्स निकालते हैं यहां पर सुक्रोज के तो ये हो जाएगा 10/342, और अगर यूरिया के मोल्स निकाले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10/60। अब अगर मैं यहां पर मोल्स का ऑर्डर देख रहा हूं बेटा, तो न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसके मोल्स उतने कम होने वाले हैं। तो अगर मैं यहां पर मोल का रेशो देखूंगा तो आप देखिए सबसे ज्यादा मोल्स किसके होंगे, यूरिया के, इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद आएगा ग्लूकोज का, और इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद आएगा सुक्रोज का। सो दिस इज द रेशियो फॉर द मोल्स। अब मोल बढ़ रहे हैं इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ेगा। तो यूरिया के लिए क्या है, P2, यूरिया हो गया यहां पर हमारे पास में P2, ग्लूकोज हो गया P1, और ये हो जाएगा P3। सो द करेक्ट ऑर्डर इज P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैव द सेम वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, और एज्यूम करना है कि हमारे पास यहां पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है वो 100% आयोनाइज होता है। तो पहले हम यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट का वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का वॉन्ट ऑफ फैक्टर हुआ, ये हमें देगा 2 एल्यूमिनियम आयंस और 3 यहां पे आपको मिले सल्फेट आयन, तो I की वैल्यू हो गई 5। वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इट इज द नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए I की वैल्यू आ गई 5। अब भाई दूसरों को देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले मुझे दिया हुआ है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट को अगर आयोनाइज किया जाएगा तो यहां पे एक एल्यूमिनियम आयन मिलने वाला है और 3 नाइट्रेट आयन मिलने वाले हैं, तो I की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर हम K4FeCN6 की बात करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो कॉम्प्लेक्स आयन देगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो सिंपल आयन देने वाला है। तो यहां पे 4K+ मिलेगा और FeCN6 4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन हमें मिला, तो I की वैल्यू यहां पे हो गई 5। अगर हम K2SO4 की बात करेंगे तो ये हमें 2K+ देने वाला है और एक सल्फेट आयन मिलेगा, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर हम यहां पर K3FeCN6 की बात करेंगे तो यहां पर 3 पोटेशियम आयन और एक आपके पास में मिला कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 3-, तो I की वैल्यू हो गई 4। अब हमें यह बताना है कि किसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर एल्यूमिनियम सल्फेट के वॉन्ट ऑफ फैक्टर के इक्वल हो सकता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना हुआ, 5। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा,
K4FeCN6. So B is the right answer. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द फॉलोइंग पॉइंट 10M aqua solution which one will exhibit the largest freezing point depression, यानी किसकी बात करता है, बात करता है डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा होगा। तो डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो जिसकी आई की वैल्यू जितनी ज्यादा है इसका मतलब उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर केसीएल के लिए आई की वैल्यू हो गई 2, इसके लिए आई हो गया 1, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आई हो गया 5 और K2SO4 के लिए आई हो गया 3। सो द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, ध्यान रखिएगा आई बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होने वाला है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, वो वाटर के लिए है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। If 5 gram Na2SO4 is dissolved in 45 gram H2O, the freezing point is changed by minus 3.82 degree Celsius. Calculate the want-of factor for Na2SO4. ठीक है, समझिए यहां पे डेल्टा टीएफ हो गया आई के एफ इंटू एम, वेयर एम स्टैंड फॉर द मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या हुआ, मोलालिटी हुई मोल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन यहां पे नहीं लेंगे। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू हो गई बच्चा -3.82, सो 0 माइनस -3.82, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आई हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया 1.86 और मोलालिटी हो गया आपको यहां पे 5 गिवन है, मास इनटू 1000 अपॉन द मास ऑफ वाटर इज 45। Na2SO4 का मोलर मास डिटरमाइन कर लेते हैं, तो 23, ये हो जाएगा 46, 32 एंड 64, सो 2 6 4 10 13 142, सो 142। ठीक है बच्चा, तो यहां से अगर हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.63। एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर कभी भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ध्यान रखिएगा आई इज ग्रेटर देन 1, तो ये इंडिकेट करता है डिसोसिएशन को। इफ आई इज लेस देन 1 it indicates association, and if I is equal to 1 neither dissociation nor association। जैसे यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज हुआ, इनके लिए आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये सॉल्यूट ना तो डिसोशिएट होंगे और ना ही ये एसोसिएट होते हैं। तो यहां से हम इस तरीके से, और क्योंकि आई की वैल्यू 2.63 मोर देन 1 है, इसका मतलब ये सिग्निफाई करता है Na2SO4 के डिसोसिएशन को। अभी जो हमने डिस्कस किया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए द वांट-ऑफ फैक्टर आई फॉर अ कंपाउंड which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively। तो क्योंकि डिसोसिएशन है इट मींस आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, सो आई इज ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन है लेस देन 1,
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, at 25 degrees Celsius, the highest osmotic pressure is exhibited by 0.1 m solution of यूरिया, ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड या फिर KCl। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हमने अभी पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू ICRT। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर सब सेम है, इसका मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। आई बढ़ेगा, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहां पर अगर हम आई की वैल्यू निकालते हैं, यूरिया के लिए आई कितना हुआ 1, ग्लूकोज के लिए आई कितना हुआ 1, कैल्शियम क्लोराइड के लिए कितना हुआ 3 और KCl के लिए हो गया 2। तो आप बताएं आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, मजा आ रहा है करते हुए, वांट ऑफ फैक्टर समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में, जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने वाले हैं और हर साल क्वेश्चन यहां से रिपीट होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट वुड हैव द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ K3FeCN6। चलिए भाई इसको भी अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, फिर से देख लेते हैं। K3FeCN6 के लिए आई कितना हो गया बेटा 4, 3 तो सिंपल आयन बनेंगे पोटेशियम के और एक आपके पास में कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए 4। आई की वैल्यू कितनी हो गई 4/1 दैट इज इक्वल टू 4। Al2SO4 में आई कितना हुआ 5, एल्यूमिनियम नाइट्रेट में कितना हुआ 4, NaCl में कितना हुआ 2 और सोडियम सल्फेट में कितना हुआ 3। तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल ठीक, जो आप सोच रहे हैं वही आंसर है। आंसर है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Now colligative properties are those property which depends on the number of solute particle present inside the solvent to make a solution। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो डिफाइन करेंगे किसको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं। पहली आपने पढ़ी है RLVP, इट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। Second is delta TB, that is elevation in boiling point. Third is delta TF, depression in freezing point. And fourth one is pi, that is osmotic pressure. तो यहां पे which of the following is colligative property? osmotic pressure बिल्कुल है भाई। boiling point elevation ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, वेपर प्रेशर यहां पे नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप ऑस्मोटिक प्रेशर लिख सकते हैं और बॉइलिंग पॉइंट दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी यहां पे आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of Na2SO4, the want of factor used for calculating the molecular mass is। अगर यहां पर Na2SO4 को डिसोशिएट किया जाए, पहले कर लेते हैं भाई। Na2SO4 डिसोशिएट हुआ 2Na प्लस SO4 2- में। अब हमसे कहा गया है कि अगर अल्फा यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई थोड़ा सा यहां पे इक्विलिब्रियम को भी देख लेते हैं। तो टाइम 0 पे आप इसको 1 मान लें, ये कितना होगा 0 and 0। टाइम t पर इसमें से कुछ अल्फा डिसोशिएट होगा, कर दिया, तो यहां पे 2 अल्फा बनेगा और यहां पे अल्फा बनेगा। यानी जो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन मुझे मिले वो कितने मिले 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा।
दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन फॉर Na2SO4। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन है इसलिए हम अल्फा को कंसिडर करते हैं। अगर कंप्लीट होगा तो वैल्यू ऑफ आई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब मुझे यहां पर वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो वांट ऑफ फैक्टर हुआ नंबर ऑफ आयंस और पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 + 2 अल्फा, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस बिफोर डिसोसिएशन जो कितना है 1, तो इट विल बी 1 + 2 अल्फा। इट मींस डी इज द राइट आंसर, 1 + 2 अल्फा। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वांट ऑफ फैक्टर कैसे डिसाइड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, किस तरीके से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को काउंटर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। मानस स्टडीज देहरादून। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं।